C2 एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें साइंस आता है, पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस बोल के, ठीक है। तो जिन भी एग्ज़ाम, तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। द लेंस फार्मूला इज 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 1/v या नन ऑफ दी वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम लोग ना जल्दी से नन ऑफ द अबव जो है जल्दी से सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर चांस होते हैं गलती करने के, ठीक है। तो अगर आप पूरी तरह से नहीं पढ़े, ऊपर ऊपर पढ़े हैं, तो आपको गलती होने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला क्या है ये जान लेते हैं। फार्मूला है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला के लिए क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, प्लस में। मिरर के लिए प्लस में होता है और लेंस के लिए माइनस में होता है, ठीक है। बात करें u क्या है, तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। अब सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन is correct? Vitamins are inorganic compound needed in large amount for normal metabolism. Vitamins are primarily source of energy for the body. All essential vitamins can be synthesized in large quantities by the human body. Vitamins are organic compound required in small quantities for various function. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, विटामिन को अगर सही से नहीं पढ़ें आप, तो यहाँ पे भी आप गलत कर सकते हैं। क्या विटामिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और वो हम लोग को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। बॉडी का जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए हम लोग को लार्ज अमाउंट में विटामिन चाहिए, और विटामिन इनऑर्गेनिक है। ये कह रहा है ऑप्शन ए, विटामिन आर प्राइमरली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। क्या विटामिन से हम लोग को एनर्जी मिलता है बॉडी में हमारे, या और एसेंशियल विटामिन आर सिंथेसाइज इन लार्ज क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी। तो बोला जितना भी विटामिन हैं ज़रूरी, वो हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं। क्या यह सही है? लास्ट वाला ऑप्शन है विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, डी नंबर। विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और हमारी बॉडी के लिए जो है स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी विटामिन जो है हम लोग को बीमारी, अलग अलग तरह के बीमारियों से और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज द मिरर वेयर एज इट लाइज डॉट डॉट द मिरर ऑफ फॉर ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कनकेव मिरर के लिए कहाँ पे लाई करता है, कन्वेक्स मिरर के लिए कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड ऑफ द मिरर, या जो भी है, दोनों बिहाइंड में या दोनों फ्रंट में, ठीक है। ठीक है, हम लोग जो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, हम लोग उसको कट करके मिरर की बात करते हैं जब भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर पूरा वो स्फेरिकल होता तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे हो, ठीक है। पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है या स्फेयर का जो सेंटर होता है वो उसी तरह से काम करेगा। तो उसका जो सेंटर, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट के साइड में होता है या पीछे साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर दिख रहा होगा। तो कनकेव मिरर क्या है, ये वाला जो मिरर है ये कनकेव मिरर है, मतलब लाइट जो है इधर से आकर के टकरा रही है इस पार्ट पे, ठीक है, फ्रंट पार्ट पे। तो देखिएगा इसको अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ रहा है, यानी फ्रंट में आ रहा है। कनकेव के लिए सेंटर ऑफ मिरर फ्रंट पे आ रहा है, लेकिन बात करेंगे कन्वेक्स है तो कन्वेक्स से लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, लाइट इधर से आ रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अंदर की ओर है, यानी कि बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मिरर के आगे हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, कि पास्कल, न्यूटन या डाइन, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर?
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। अब सुनिएगा, एसआई यूनिट पूछा गया था, लेकिन अगर यहीं पूछा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन भी होता, डाइन भी होता, दोनों ही हो जाता। ठीक है। क्योंकि सुनिएगा, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, यानी न्यूटन बड़ा है, डाइन छोटा है, तो 1 न्यूटन पे 10⁵ डाइन होता है। ठीक है। उल्टा भी रिलेशन पूछ सकता है, तो अगर पूछ लेता 1 डाइन बराबर कितना हो जाता, -5 न्यूटन हो जाता। ठीक है। तो न्यूटन बड़ा, डाइन छोटा, 10⁵ का रेशियो ये है। व्हाट इज़ द known as universal water is known as universal solvent because water is available everywhere. Water can dissolve many substances. Water is present in abundance. Earth occupies 71% area filled with water. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। तो वाटर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सब्सटेंस है उसको डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है। Vaishnavi wants to convert electrical energy into light. Which of the following junction diode would be used for this purpose? Photo diode, light emitting diode, photovoltaic diode या Zener diode? एक नाम दिया गया है, बोला गया है कि वो चाहती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदले, तो वो किस तरह का डायोड यूज़ करेगी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड जस्ट अपोजिट काम करता है एलईडी के। ठीक है। फोटो नाम से ही पता चला, फोटो मैंने रोशनी को, मैंने सनलाइट को बदलना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे होता है फोटो डायोड का काम। ठीक है। फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड जस्ट उल्टा है, रिवर्स है पूरी तरह से। ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या कन्वर्ट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे फोटो डायोड में क्या होता है, फोटो डायोड में लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल डायोड को सोलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है। और जीनर डायोड की बात करें तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग जीनर डायोड यूज़ करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट साइन ऑन द लोटस लीफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो शाइन करते हैं लोटस के लीफ पे, कि क्या कारण होगा? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है। तो लोटस लीफ जो है वो क्या है, सुपर हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। सुपर हाइड्रोफोबिक होने की वजह से उसमें जो है ड्रॉप जो है पूरा एक परफेक्ट स्फेरिकल शेप बनाता है। ठीक है। तो हो सकता है ये भी पूछा जाए कि लोटस लीव्स आर सुपर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, या अलग अलग तरह के ऑप्शन दे सकते हैं आपको। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप बनाता है वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जब लाइट इंटर करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और ये भी याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, याद रखना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, जब लाइट इंटर करती है तो क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स एंड हिट द इनर बैक सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो चमकता है। डायमीटर ऑफ two water drops are 1 centimeter and 1.5 centimeter respectively. Find the ratio of excess pressure inside them. तो बोला गया कि 2 ड्रॉप है वाटर का। ठीक है। एक का डायमीटर 2 मीटर है और एक का 1 सेंटीमीटर है और एक 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो प्रेशर जो होगा उसके अंदर कितना, प्रेशर का रेशियो क्या होगा? ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर का रेशियो और
रेडियस के साथ या डायमीटर के साथ किस तरह का रिलेशन है, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्रेशर का और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो होता है इन्वर्सली, ठीक है, जितना बड़ा रेडियस उतना उतना कम प्रेशर, ठीक। तो अगर डायमीटर की बात करें तो ये जो फॉर्मूला होता है डेल पी इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, आर बोले तो रेडियस, लेकिन डायमीटर क्योंकि यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, अगर डायमीटर के हिसाब से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दुगना ऑफ रेडियस होता है इसलिए 4t/t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट भी रखना है क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है, बदल क्या रहा है, बदल सिर्फ डायमीटर रहा है, ठीक है। टेंशन की बात करें तो टेंशन भी यहाँ कुछ नहीं बोला गया यानी कि कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, डेल पी बराबर 40/d होता है, टी क्या है, टी टेंशन है और डी डायमीटर है, ठीक है। तो अगर 1:1.5 है यानी कि ये इसको 3/2 बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2:3 अगर डायमीटर है तो जो प्रेशर होगा वो 3:2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन अर्थ, हाउ मच वुड एन astronauts weight on the moon if he weighs 90 kgf on earth। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब सुनिएगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज ये होते हैं कि 90 kgf है, kgf का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लें, किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। किलोग्राम फोर्स हम लोग तो केजी पढ़ते थे, ये पढ़ते थे केजी पढ़ते थे या ग्राम पढ़ते थे, यहाँ पे केजीएफ बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। बोला गया कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट का वजन 90 kgf है तो बताइए उसका मून पे जो वजन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अब याद रखना है 90 kgf को अगर हम लोग ग्राम या केजी में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, या न्यूटन के टर्म में अगर लिखें, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो न्यूटन के इसमें आएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वेट पूछा था तो वेट का यूनिट क्या, अगर न्यूटन लगाना चाहते हैं तो या तो न्यूटन या फिर केजीएफ, ठीक है। तो अगर न्यूटन लगाना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि 900 हो जाएगा, लेकिन इसका किस में निकालना है, अर्थ पे, सॉरी मून पे निकालना है, तो मून के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 150। देखिए ऑप्शंस इतने क्लोज हैं, आपको अगर नहीं पता है 90 कहाँ गया, 90 kgf को अगर कन्वर्ट नहीं करते आप, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपका आंसर 15 आ जाता और आप नेगेटिव करके आ जाते हैं, ठीक है। तो kgf बराबर होता है, kgf को न्यूटन में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। रेज ऑफ द सन कवरेज एट ए पॉइंट ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोला कि सन रेज ऑफ सन कवरेज एट ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर से कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो बराबर हो, ठीक है। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को अगर ऑब्जेक्ट का साइज नहीं तो ये इसके थ्रू भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज अगर इमेज के साइज के बराबर चाहिए तो हम लोग को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम बनता है। देखिए यहाँ पे ये बराबर है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है लेकिन इमेज का साइज छोटा है, तो इस तरह का अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रखना है कनकेव मिरर में तो हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ पे 30 बोल ही गया है कि 30 सेंटीमीटर और इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया। अब फोकल लेंथ हो गया तो हमको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए तो उसका दुगना करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ एक और तरीका है कि व्हेन पैरेलल रेज, क्योंकि सन
सन जो है, सन का रेज जो आ रहा है, सन तो इन्फिनाइट पोजीशन में होता है, तो रेज जो होता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और जब वो कनकेव मिरर पे टकराएगा, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो फोकल लेंथ इससे बता सकते हैं हम लोग कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर बात करें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जब कोई रेज जो है इन्फिनिटी से आ रहा होता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर होगा तो वो फोकस से होकर के गुजरेगा। तो फोकस जब इतना है, ठीक है, तो जब फोकस से होकर के गुजरेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप तो चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। When you look at the front side of the tablespoon, an inverted image of yours is formed. The front side of the tablespoon works as, ठीक है। तो हम लोग जो छोटा सा चामच बोलते हैं, है ना, स्पून जो लेते हैं उसको देखिएगा आप, अगर फ्रंट साइड से देखते हैं तो अलग इमेज बनता है आपका, और उसको बैक करके देखते हैं तो अलग इमेज बनता है। अलग इमेज बोले तो इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। तो बोला गया कि जब आप उसी टेबल स्पून का, यानी छोटा सा जो चम्मच होता है, ठीक है, उसका अगर फ्रंट साइड पे देखें तो आपका इमेज जो है इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। तो फ्रंट साइड ऑफ द स्पून वर्क्स एज, तो फ्रंट जहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो वो किस तरह का लेंस की तरह काम करता है, लेंस की तरह काम करता है कि मिरर की तरह काम करता है, कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, किस तरह का मिरर की तरह या लेंस की तरह काम करता है। तो याद रखना है, देखिए ये हो जाएगा कनकेव मिरर। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा है, पूरी तरह से विजिबल होगा। में देखिए क्या हो रहा है, जब हम लोग स्पून को सीधा करके रखते हैं तो उल्टा इमेज बनता है, ठीक है, इसी को इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जब स्पून को उल्टा करके रखें तब सीधा इमेज बन रहा है, ठीक है। ये स्पून का फ्रंट साइड है जिससे कोई चीज़ हम लोग निकालते हैं, और ये स्पून का बैक साइड है, ठीक है, जो थोड़ा सा कर्व की ओर होता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, और ये कनकेव मिरर नाम से हम लोग अगर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जानते भी होंगे तो इस तरह का हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये अंदर की ओर ढलान है और ये बाहर की ओर ढलान है, ठीक है। तो जो फ्रंट साइड है वो कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। अब इसका उल्टा सुनिए, अगर ये पूछता कि आप इस टेबल स्पून को लेकर के अपना जब इमेज देखिएगा, ठीक है, फ्रंट साइड से, तो किस तरह का इमेज बनेगा, ठीक है, तो बनेगा इन्वर्टेड इमेज। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि जब आप उसको स्पून को यूज़ करके जो इन्वर्टेड इमेज बनता है तो वो किस तरह का बिहेव करता है, तो वो एक कनकेव मिरर है, ठीक है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखना है। कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। Is the rate of energy consumed or supplied by an electrical component in reference to the time, voltage, power, current, frequency. ठीक है। तो बोला गया कि हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर उसका रेट की बात करें तो उसको रेट को क्या बोलते हैं, यानी टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई होते रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और सप्लाई पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू E/T होता है, एनर्जी बाई टाइम। What is the SI unit for measuring the electrical potential difference between 2 points in an electrical circuit carrying some current? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर जूल? तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका SI यूनिट क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, तो होता क्या है, जब हम लोग एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में जो वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आएगा आपका। Ziegler-Natta catalyst is used for reduction reaction, elimination reaction, substitution reaction या polymerization reaction? Ziegler-Natta catalyst जो है ये किसके तरह यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा polymerization reaction,
We slip while walking on on path having pond, scum or green algae because the inertia of motion, the friction is zero. The friction between the feet and the path is increased. The friction between the feet and path reduced. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग किसी पॉन्ड स्कम में या फिर ग्रीन एल्गी में चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? वहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से, फ्रिक्शन फीट और पाथ में ज़्यादा होने की वजह से, या फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड पाथ रिड्यूस होने की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हाँ सुनिएगा, पहले जब भी हम लोग चलते हैं तो अपोज करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? मीडियम हो तो ठीक है, नहीं तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हमको ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन का कम होने से भी दिक्कत है, फ्रिक्शन का अगर कम हुआ तो हम लोग गिर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि फुटबॉलर का शूज़ में देखिएगा स्पाइक्स होता है। स्पाइक्स क्यों होता है? ताकि वो फ्रिक्शन बना हुआ रहे, ताकि वो स्लिप ना करे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्योंकि हम लोग गिर जा रहे हैं, गिरने की वजह क्या है कि फ्रिक्शन कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा कारण, ठीक है। और जब हम लोग खड़े रहते हैं ना तो इस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है मतलब हम लोग को चलने नहीं देता है। और एक रोल याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड या कैल्शियम? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, और ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका 13 ग्रुप में आता है, ठीक है। 13 ग्रुप में आता है जब, तो 13 ग्रुप मतलब क्या है, वो 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसका अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहते हैं तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पे 3 जो है ये 3s2 और 3p1, ये दोनों क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक्चुअली ग्रुप नंबर से भी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता रख सकते हैं। अगर 13 ग्रुप का है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन मेटल। Gangue is an ore contaminated with undesired material. The scientific and technological process used for isolation of the metal from the ores is known as metallurgy. Minerals are natural occurring chemical substance in the earth crust. ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ओर्स जो होता है वो उसमें मेटल हो सकता है। ओर्स क्या है, एक तरह का मिनरल है। देखिए ओर्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग खदान से या माइनिंग करके निकालते हैं तो वो एक्चुअली में ओर होता है। ओर से ही हम लोग निकालते हैं मेटल, सॉरी, ओर से ही क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं बॉक्साइट, बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट से क्या निकल रहा है, बॉक्साइट एक तरह का और है, उससे एल्युमिनियम निकल रहा है। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो और से ही क्या निकलता है, मेटल निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ठीक है, उसके बाद बोला है कि मेटल से जो, सॉरी, और से जो रिफाइनिंग वगैरह जो होता है ये भी सही है, ठीक है। और मिनरल जो पाया जाता है वो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। तो अलग अलग तरह के मिनरल्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो गेंज की बात करें, इज एन ओवर कंटेमिनेटेड विथ अनडिजायर्ड मटेरियल बोला है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। If a car is moving on an icy road, which type of friction is most crucial for safety? Static friction, sliding friction, rolling friction, fluid friction? ठीक है,
बोला गया कि जब कोई कार जो है आईसी रूट में मूव कर रहा है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन होगा, इनमें से कौन सा होगा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा सेफ्टी के पर्पज़ के हिसाब से। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो सेफ्टी पर्पज़ की बात करें तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन। जब जब तक कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क कर रहा है आप किसी तरह से भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आईसी रोड है और आईसी रोड में स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन वर्क पे आ गया तो आपका गाड़ी जो है वो गड्ढे में गिरेगा, ठीक है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपको रोक करके रखेगा, उस गाड़ी को रोक करके रखेगा, स्लाइड नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का नेगेटिव होने का चांसेस क्या है कि आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा आईसी रोड है, आईसी रोड में तो स्लाइडिंग होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेफ्टी पर्पज़ से कौन सा जो है हमारा फ्रिक्शन है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्लाइड होने नहीं देगा, ठीक है। विच वाई इज़ ग्रेफाइट यूज इन एन electrolytic cell? Graphite is soft and can easily be molded into electrodes. Graphite is made of layers and carbon atom which can slide. Graphite is inert the most chemical and remain intact in electrolytic cell. Graphite is good conductor of electricity. Graphite को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारी बातें सुनिएगा कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बना होता है, ठीक है। ये सारी बातें सही है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या सही उपयोग है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तौर पे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? The atoms is made of positively charged sphere and electrons are trapped in it. The atoms is entirely electrically neutral. Neither one nor two, not two, only one, both one and two. ठीक है। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है इनमें से कौन सा सही है? तो बोला पहला ऑप्शन क्या था, पहला स्टेटमेंट क्या है, द एटम्स इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। एटम का पास जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन इट, जिसमें इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ होता है, ठीक है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फिर ये बोल रहा है कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। अब बोथ 1 and 2 क्यों होगा, क्योंकि एटम्स जो होता है वो एटम्स के पास पॉजिटिवली चार्ज इसलिए बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर में सराउंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सही स्टेटमेंट है। और सिर्फ बात करें पूरे एटम्स की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड करते तो वो पूरा न्यूट्रल बन जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। When a bus starts suddenly, the passenger are pushed back. This is an example of which of the following? Newton's first law, Newton's second law, third law, या न्यूटन्स का कोई भी लॉ नहीं, ठीक है। जब सडनली बस स्टार्ट होता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण है न्यूटन्स का पहला लॉ, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन का पहला लॉ में डिफाइंड है। व्हाट इज द एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 15 kg व्हेन इट इज एट हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, गिवन g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो बोला गया कि जब कोई बॉडी का वजन 15 kg है, उसको 5 मीटर हाइट पे रखते हैं तो उसके पास एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा कि किसी भी बॉडी का हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होता है। जैसे हम लोग का एक छोटा सा पत्थर आपको अगर 2-4 मीटर हाइट से लगे, ठीक है, तो उसका असर, और एक वही छोटा सा पत्थर लेकिन ज़्यादा हाइट पे चला गया है तो उसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तो दोनों के पास क्या है, एनर्जी अलग अलग है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से जो एनर्जी होता है या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल। ठीक है, इसको आंसर हो जाएगा mgh बराबर m बराबर 15 डाले 9.8 डाले 9.8 के डालते हैं हम लोग g का वैल्यू और h का वैल्यू 5 हो जाएगा। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ acoustic इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या ल्यूमिनेट इंटेंसिटी। ठीक है, कैंडेला जो है ये एक बेसिक यूनिट में आता है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो होता है वो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। 7 जो बेसिक यूनिट है उनमें से कैंडेला भी आता है। द पावर ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड इन बोथ किलोवाट एज वेल एज वाट, देन द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इन टर्म्स ऑफ वाट। ठीक है, तो बोला गया कि पावर को हम लोग किलोवाट में भी मेज़र करते हैं और वाट में भी मेज़र करते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर कितने वाट के बराबर होगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 1000। हम लोग जानते हैं किसी भी यूनिट को अगर किलो में बदलेंगे तो 1000 लग जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। द कंपाउंड हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इज कॉल्ड आइसोमर, आइसोटॉप्स, एलोट्रॉप्स, आइसोबार। फार्मूला सेम लेकिन अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है वो अगर अलग हो तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोटोप्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम और डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये होता है। ठीक है, एलोट्रोप्स की बात करें, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है प्योर एलिमेंट का एलोट्रोप्स। ठीक है, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। आइसोबार की बात करें तो आइसोबार जस्ट उल्टा होता है आइसोटोप्स का। यहाँ पे मास नंबर सेम होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कंडक्शन जो होता है वो जनरली सॉलिड्स में होता है। ठीक है, कंडक्शन जो होता है वो जनरली सॉलिड में होता है। जैसे लोहा गर्म हो गया तो आप अगर दूर भी पकड़ के हैं तो आपको गर्म का एहसास होगा या आपका हाथ जल सकता है अगर सेम लोहा पकड़ करके है। ठीक है, उसी तरह से कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैसेस में होता है, जिसको फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड में होता है। रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड लिक्विड माने वो वैक्यूम से भी पास कर सकता है। जैसे कि रेडिएशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है सूरज की रोशनी हम तक पहुंचना। हमको हीट भी लगता है, माने लाइट भी आती है और गर्मी भी महसूस होती है। तो हीट ट्रांसफ़र, हीट तो सूरज से आ रहा है हम लोगों तक, तो ये बिना मीडियम के भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेस पड़ता है फिर भी सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, तो ये रेडिएशन एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, रेडिएशन ही के थ्रू हीट ट्रांसफ़र सन से हम लोगों तक होता है। ठीक है, हुक्स लॉ stabilizes the relation between which two physical quantities in elastic material: stress, strain, force, velocity, pressure, volume, temperature, resistance. हुक्स लॉ जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताता है इलास्टिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद सिटी इन ए मंथ ऑफ मे वाज 113 फ़ारेनहाइट, इफ़ एफ बराबर 9/5 C + 32, फाइंड टेम्परेचर इन सेल्सियस। 40 डिग्री, 46 डिग्री, 44 डिग्री या 45 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया कि हैदराबाद सिटी का जो टेम्परेचर है मई मंथ में के लिए वो ये है 113
तो इसको ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला दिया हुआ है आपका F बराबर 9/5C प्लस 32। इसको F बराबर कितना 113 डालेंगे तो 113 डालेंगे और 32 को इस पार लेके आएंगे तो माइनस में 32 हो जाएगा, 113 में से 32 चला गया तो 81 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर C का वैल्यू निकालेगा यानी 81 बराबर हो जाएगा 9/5C, ठीक है। तो 9 नंग 81, 9 से काटेंगे तो 45 माने 9 बार जमा 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ये 9 5 जा 45 बचेगा, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट सॉरी डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 45 आ जाएगा, लेकिन बहुत बार ये रहता है, इसलिए आपको याद कर लेना है F बराबर होता है 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ इस क्वेश्चन में, बट दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बोला अगर हैदराबाद सिटी का टेम्परेचर 113 फ़ारेनहाइट है तो फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये वाला फार्मूला नहीं दिया हुआ रहेगा। तो आपको याद करना है 9/5C प्लस 32, तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। आप पुट करके देखना है आपको। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लोजन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या कंबशन टेम्परेचर। ठीक है, तो बोला कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस को आग लगना शुरू हो जाता है, जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे आग लगना शुरू हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ से कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक्सप्लोजन पॉइंट बोल के कुछ नहीं, एक्सप्लोजन। कंबशन टेम्परेचर जिस पे वो जलना लग जाता है, सिंपल सी बात है, जलना ये कंबशन टेम्परेचर बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर वही इसी का ये टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर सही टर्म में, कंबशन टेम्परेचर बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर मतलब जहाँ से जलना शुरू किया, ठीक है। तो कंबशन टेम्परेचर उसके बाद कोई सा भी हो सकता है। लाइट स्कैटरिंग टेक प्लेस इन कोलाइडियल सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो लाइट जो है स्कैटर करने लगता है ऐसे कौन से सोल्यूशन पे, कोलाइडियल सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडियल सोल्यूशन। तो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कोलाइडियल सोल्यूशन का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो लगभग 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है, यानी 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, कोलाइडियल सोल्यूशन का साइज होता है, ठीक। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 और तो 10⁻⁻9 से लेकर के 10⁻12 मीटर तक कोलाइडियल सोल्यूशन का साइज होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो कोलाइडियल सोल्यूशन ज़्यादा तो बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन जब उसमें इनकमिंग लाइट्स माने जब उससे लाइट गुजरता है, ठीक है, कोलाइडियल सोल्यूशन से, तो लाइट थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, जिसकी वजह से लाइट जो है विजिबल दिखता है। मतलब ये समझिएगा कोलाइडियल सोल्यूशन का साइज बहुत छोटा है, छोटा होने के बावजूद भी वो लाइट को थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। लाइट को डाइवर्ट करने की वजह से वो हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, और इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय कोलाइडियल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो अगर पूछा जाए कि टिंडल इफेक्ट कौन से सोल्यूशन में देखने को मिलेगा, तो कोलाइडियल सोल्यूशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रेन, ठीक है। तो ये वाला भी सही था, ये वाला देखिएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल एरिया, यहीं पे अगर हो जाता रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ तो ये सही होता, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही पता चल रहा है
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी एल अपॉन डेल एल। उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक अगर स्ट्रेन की बात करें तो रेशियो चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल वी अपॉन वी होता है, ठीक है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स becomes black after some time because silver reacts with dot dot present in the air, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। बोला कि कुछ समय के बाद ना सिल्वर ऑर्नामेंट जो होते हैं वो ब्लैक दिखने लगते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। क्यों? सिल्वर किसके साथ रिएक्शन कर जाता है कि वो ब्लैक हो जाते हैं? नाइट्रोजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर के साथ, ठीक है। तो कारण यही है कि सिल्वर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है क्योंकि उसमें कोरोजन आने लगता है, किसके साथ रिएक्शन करके? सल्फर के साथ, ठीक है। तो सल्फर खाली सल्फर नहीं, सल्फर कंपाउंड जो कि होता है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? वो ब्लैक हो जाता है। इसका रिएक्शन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 4Ag + 2H2S + ऑक्सीजन मिल करके 2Ag2S बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे बन जाता है Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर विच प्रेजेंट स्पेसिफिक, तो यहाँ पे दिया गया है, मैच करना है आपको, ठीक है। कौन कौन सा किसके साथ होगा? वन का सॉरी ए का 1 होगा या बी का 1 होगा, कुछ भी, ठीक है। सी का 1 होगा। इस तरह से आपको जो भी है आपको मैच करना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या मेज़र करता है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो ये मेज़र करेगा बॉडी का टेम्परेचर। तो एक का साथ 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या मेज़र करता है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम से पता चल रहा है लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा होता है, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा रेंज होता है, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर से हम लोग क्या बोलते हैं, अपना भी टेम्परेचर नाप सकते हैं और अलग अलग तरह का इन्वायरमेंटल जो ये है, ठीक है, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल मटेरियल बोलिए, इन्वायरमेंटलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यूज़ ऑफन यूज इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे यूज़ है, तो इसका एक का 1, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ कोलाइड, सोल्यूशन, इमल्सन, एरिसोल या जेल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कोलाइडियल सोल्यूशन का साइज कितना था, कितना से कितना याद है आपको, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा 10⁻⁻9 से लेकर के 10⁻12 मीटर कोलाइडियल सोल्यूशन का ये साइज है। तो बोला गया कि स्मोक किस तरह का कोलाइड है, सोल्यूशन है, इमल्सन है, एरिसोल या जेल है, ठीक है। तो स्मोक क्या है? एक तरह का एरिसोल है। एरिसोल का मतलब क्या होता है? जो अनबर्न्ड सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स है या डस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, वो डिस्पर्स्ड हो जाता है एयर में, गैस में, ठीक है, या सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंडेड रहता है किसमें, एयर पार्टिकल्स में या गैस में, उसी को बोलते हैं हम लोग एरिसोल, ठीक है। तो जब कोई तो कार्बन क्या है, कार्बन जो पार्टिकल्स, सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स था, तो यहाँ पे सॉलिड कार्बन बोले तो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जब गैस में डिस्पर्स्ड हो जाता है उसको बोलते हैं एरिसोल। याद रखना है, पूछा जाता है एरिसोल क्या क्या चीज़ मिल करके बना होगा, तो सॉलिड या लिक्विड जब एयर गैस में डिस्पर्स्ड हो जाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग एरिसोल, ठीक है। बात करें जैसे इमल्शन है और जेल है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। इमल्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड जो है, इमिसिबल लिक्विड जो होता है, मतलब एक दूसरे में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो एक लिक्विड जब दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो जाता है उसको बोलते हैं इमल्शन। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मिल्क में जो वाटर फैट है, ठीक है, वाटर और फैट है, वो एक तरह का इमल्शन है। उसके बाद लोशन जो है ये भी एक तरह का इमल्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं इमल्शन का एग्जांपल, ठीक है। तो मिल्क इमल्शन का एग्जांपल है क्योंकि उसमें वाटर और फैट जो है इमिसिबल है।
उसी तरह से जेल की बात करें तो जेल में क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज होता है लिक्विड। ठीक है, जो जेल होता है वो सॉलिड और लिक्विड होता है। इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है। ठीक है, डक्टाइल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग मार पीट करके, यानी कि हम लोग वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, उसको डक्टाइल बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा वायर के फॉर्म में किसको ला सकते हैं? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के तो हम लोग को बिस्किट्स मिलते हैं। गोल्ड के बिस्किट्स को हम लोग क्या बनाते हैं? वायर के फॉर्म में बना दिए या शीट के फॉर्म में बना दिए। तो इसका सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होता है वो गोल्ड का ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है इस चीज़ को कि हम लोग उसको बैंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और वो वायर के फॉर्म में ला सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको ला सकते हैं आसानी से? गोल्ड को। द गिवन सिंबल इज़ यूज्ड फॉर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये किस का सिंबल है? रियोस्टेट, रेजिस्टर, वायर जॉइंट या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियोस्टेट का। रियोस्टेट का ये सिंबल है, आपको याद रखना है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ a uniform speed of 10 meter per second, the linear momentum and kinetic energy of the object respectively are, मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो बोला गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लीनियर मोमेंटम का या मोमेंटम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है mv। m दिया हुआ है 10 और v दिया हुआ है 10, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम के जगह पे 10 और वी के जगह पे 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एम बी स्क्वायर, इसलिए ये क्या आ जाएगा? 500 जूल आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस बता सकता हूँ। ठीक है, अगला, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव इन ए मीडियम विथ फ्रीक्वेंसी 840 हर्ट्ज एंड ए स्पीड ऑफ साउंड इज 380 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना निकलेगा? अब सबसे पहला बात होता है वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? तो मीटर में होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, तो हम लोग को वेवलेंथ निकालता है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, इन तीनों का एक रिलेशन होता है जिसको याद रखना है आपको। स्पीड बराबर एफ लेमडा, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। कहीं पे आपको म्यू भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो म्यू या एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वी क्या है? वेलोसिटी या स्पीड है। ठीक है, तो वी दिया हुआ था, वी कितना दिया हुआ था? 380। वी बोले तो स्पीड ऑफ साउंड या एस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 840 और इंटू लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेमडा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 380/840 यानी कि 0.45 के बराबर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर टिक नहीं मारा गया, आप टिक मार दीजिएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, among all the 7 colors light, which color deviates the most after falling on a prism? indigo, yellow, red या violet? ठीक है, तो प्रिज्म में जब हम लोग वाइट कलर को गुजारते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर जो होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डिवेट होगा, ठीक है, या उन 7 कलर्स में जो सबसे ज़्यादा डिवेट्स होगा जब इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायलेट। ठीक है, वायलेट में जो विवग्योर है, हम लोग जो विवग्योर जो बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 जो कलर हैं, 7 जो बेसिक कलर हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो डिवेट कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कौन सा सबसे ज़्यादा डिवेट करेगा, तो सबसे ज़्यादा डिवेट करने के लिए उसका वेवलेंथ कम होना पड़ेगा, तो वो कौन सा है? वायलेट है, इसलिए वायलेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन ऑफ द
ऑब्जेक्ट लेंस इज 5.8, 6.78, 3.33, 4.1। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट सही है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? पॉज करके पहले खुद बना करके देखिए। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 20 और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इमेज जो फॉर्म होता है, सॉरी, इमेज जो फॉर्म होता है वो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना होगा? ठीक है, तो ये जो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, टोटल मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है। पहले हम लोग को दो चीज़ जानना होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का और इमेज का, ऑब्जेक्ट का और आईपीस का क्या रिलेशन है, वहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला ये है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस और मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस जो होता है 1+d/fe। यहाँ पे d दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और fe यानी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला फार्मूला बहुतों को याद नहीं होता है, बहुतों को, है ना, ये याद रखना है। मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस बराबर 1+d/fe। ठीक है, तो इमेज जो नियर पॉइंट पे बन रहा था वो 25 हो जाएगा, डी की जगह 25 डालेंगे और एफ ई की जगह पे 5 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम ई यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस जो है वो 6 हो जाएगा और टोटल मैग्नीफिकेशन जो दिया हुआ था वो 20 दिया हुआ था। कंपाउंड मैग्नीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 20 दिया हुआ है। यहाँ पे 20 मैंने पुट किया कर दिया एम के सामने और एम ई के सामने मेरा जो निकला 6। एम ओ पूछा है इसलिए एम ओ को नहीं दिया हुआ है, एम ओ निकालना है हम लोग को। तो एम ओ बराबर क्या हो जाएगा? 20/6 हो जाएगा जो कि 3.33 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.33। अगला क्वेश्चन, एनर्जी पोज्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज बाय व्हाट नेम? कैनेस्थेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी मैंने बताया एनर्जी जो होता है किसी बॉडी के पास, अगर उसके पोजीशन की वजह से होता है तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर मोशन की वजह से होता है तो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब कोई बॉडी मोशन पे होता है तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन पोजीशन की वजह से अगर होगा तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम across 2 points having a potential difference of 6 volt is 48 जूल, 12 जूल, 36 जूल या 24 जूल? ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को अगर एक चार्ज जो कि 4 कूलम का है इसको अगर मूव कराना है, ठीक है, कहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है, तो उसके लिए हम लोग को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट और ये चार्ज है 4 कूलम का। अगर इसको मूव कराएंगे एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वर्क डन कितना पड़ेगा? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो वर्क डन का मैंने तो या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वोल्ट यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कितना वर्क डन होता है, वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो होता है W/Q और इसी को अगर W के फॉर्म में लिखेंगे तो Q हो जाएगा Q × V हो जाएगा। ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और Q क्या है? चार्ज है। तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 और चार्ज दिया हुआ है कितना? 4, तो 6 चौक 24 वर्क डन जो होगा वो 24 होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ y बराबर 10⁻x/z एंड x हैज़ द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ z विल बी, z का यूनिट क्या होगा अगर XYZ लेंथ को इंडिकेट करता है तो? ठीक है, y बराबर इतना दिया हुआ है और ये जो है पावर में x/z, अगर x का यूनिट सेंटीमीटर है तो z का क्या होना चाहिए? ठीक है, तो z का भी यूनिट सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों ऐसा? सुनिएगा, जब भी पावर में कोई चीज़ होता है और उसका अगर यूनिट दिया हुआ है
तो उसके बटे में जो होगा वो भी क्या होगा, उसका भी यूनिट सेम यूनिट होना चाहिए, क्योंकि पावर में जो है, पावर जो होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है, या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो 10 की पावर अगर x सेंटीमीटर दी है तो z की पावर z पर भी पावर जो होता है होना चाहिए वो सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके के यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। तो ये क्योंकि ये एक्स बाई जेड जो है वो डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। इफ़ ए पर्सन विथ नॉर्मल विजन वियर आई ग्लासेस विथ द टाइप ऑफ लेंस सोन इन फिगर व्हाट विल हैपन। तो बोला गया कि अगर कोई पर्सन है इस तरह का आई ग्लास पहन रहा है, तो या इस तरह का लेंस जो है वो पहन रहा है, जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इससे होगा क्या, light rays coming from distant source will focus in front of the retina, light rays coming from the distant source will focus behind the retina, light rays coming from a near source will focus in front of retina, light rays coming from the near source will focus behind the retina। तो सबसे पहले आपको ये लेंस जो है इसको पहचानना है, किस तरह का लेंस है, कनकेव है कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये कनकेव है, ठीक है। तो कनकेव लेंस जो है वो कैसे काम करता है, क्या करता है, लाइट रेज अगर अलग दूर से आ रहा है तो फोकस को रेटिना से आगे बनाता है या पीछे बनाता है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और तो दो ऑप्शन हैं, दो मेनली है कि लाइट रेज दूर से आ रहा है या लाइट रेज नज़दीक से आ रहा है, ठीक है। फोकस को रेटिना के फ्रंट पे बनाएगा या फोकस को रेटिना के बिहाइंड पे बनेगा। इसी पे 4 क्वेश्चन है, ठीक, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर जो होता है, या कनकेव लेंस जो होता है वो यूज़ होता है जब रेज जो है दूर से आ रहे हैं और उसको रेटिना के पीछे बनाना होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर में देखिए, अब यहाँ से आप ये भी पकड़ सकते हैं कि कनकेव लेंस जो है वो जो पास वाला होता है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है मायोपिया। तो कनकेव लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए यूज़ होता है। मायोपिया का मतलब होता है जिसको नज़दीक वाला नहीं दिखता है, नज़दीक वाला नहीं दिखता है तो उसका जो इमेज बनता है, वो फोकस जो बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, तो उसको हमको रेटिना से पीछे बनवाना है, थोड़ा सा पीछे बनवाना है, ठीक है। तो जिसके वजह से इसका यूज़ होता है। तो लाइट कमिंग फ्रॉम, तो दूर से आएगा रेज, ठीक है, लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस source will focus behind the retina। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ क्लाउड, ठीक है। क्लाउड का अगर एल्टीट्यूड पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, वेलोसिटी पता करना है, तो कैसे पता करते हैं हम लोग, पायजियोमीटर, निफोस्कोप, नेफ्लोमीटर या फिर वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निफोस्कोप। निफोस्कोप से हम लोग का क्लाउड का वेलोसिटी, क्लाउड का एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, वेलोसिटी पता कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह वर्क करने में जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जितना वर्क लगता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट बोलते हैं। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स ए सॉलिड प्रोडक्ट एंड 2 डिफरेंट गैसेस, सेलेक्ट द 2 गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऑक्सीजन डाइसल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो बोला गया कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट कराते हैं तो 2 सॉलिड प्रोडक्ट देता है और 2 अलग अलग गैसेस देते हैं, ठीक है। तो उन दोनों गैसेस का बताना है कौन कौन से गैसेस निकलेंगे, एक सॉलिड प्रोडक्ट देता है और 2 अलग अलग गैसेस प्रोडक्ट्स देते हैं,
उसमें से एक गैस को बताना, दोनों गैस को बताना है आपको, ठीक है। तो फेरस सरफेस का जो सबसे पहला फॉर्मूला जानना पड़ेगा, फेरस सल्फेट क्या होता है, ठीक है, होता है Fe2SO4, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फेरस सल्फेट, अगर क्रिस्टल इसमें है तो FeSO4 10H2O यानी कि हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जब इसको हीट कराएंगे तो ये पहले अपना जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म है, उसको लॉस करेगा। फर्स्ट लॉस दियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू बिकम वाइट, ठीक है। ये पहले अपना वाटर लॉस करेगा और वाइट बनेगा, ठीक है। फिर और गर्म होते जाएगा तो ये क्या होगा, ये इसका डिकम्पोजिशन होकर के टूट जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो सॉलिड जो प्रोडक्ट बना वो बना फेरिक ऑक्साइड, और जो दो गैसेस बना वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना। अगला क्वेश्चन, द कंटेंशन catenation property which shown by carbon refers to which of the following property? Self combining capacity to form a long chain of atoms, property of occurring a different allotropes, self degeneration property, property of carbon to give combustive nature to its compound. ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो कि कार्बन के द्वारा शो कराया जाता है वो क्या है, किस तरह का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स। तो जानते हैं कि कार्बन जो है अपने साथ ही बहुत कंबाइन होकर के बहुत बड़ा एक चैन फॉर्म बना देता है, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, जो डायमंड है वो कार्बन का ही कम्बिनेशन है, कोयला है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैन, लॉन्ग चैन बना देता है एटम्स का, और ये एक सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी है इसका, किसका, कार्बन का, उसी को कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि यूनिक एबिलिटी ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है और एक अलग स्ट्रक्चर लेके आ जाता है, ठीक है। Which gas is produced during electrolysis of brine that burns with a pop sound? Cl2, H2O, O2 या N2? जब ब्रेन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो इनमें से कौन सा प्रोड्यूस होता है जो कि पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2। ब्रेन का मतलब क्या होता है, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। हो सकता है पूछ ले ब्राइन का मतलब क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है जब इस पे इसके साथ वाटर और सॉल्ट का ये किया जाता है, ठीक है। आयन ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस एट एनोड। देखिए बन ये क्लोरीन भी रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी रहा है, ठीक है। क्लोरीन जो है एनोड पे बन रहा है और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे बन रहा है। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि पॉप अप साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टाइल एंड प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉप साउंड व्हेन एक्सपोज टू लाइट फ्लेम। जब इसको लाइट फ्लेम में एक्सपोज किया जाता है तो ये पॉप अप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। ब्रीन का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब इसको ये करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। लेकिन पॉप अप साउंड किसका देता है, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कंप्लीट किए, ठीक है, CBT 2 के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, RRB JEE के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।